हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया था। आज का अपना टॉपिक है रासायनिक समीकरण। आज हम अपने वीडियो में रासायनिक समीकरण की परिभाषा, रासायनिक समीकरण देने के चरण या लिखने के चरण, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं व रासायनिक समीकरण की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, अर्थात रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि हमने यहाँ लिखा है Na+Cl और क्या लिखा है NaCl। हमने यहाँ Na और Cl को देखो इनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया है। किसके रूप में व्यक्त किया है? प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया है। जबकि बने उत्पाद को हमने NaCl लिखा है। NaCl याद रखना सोडियम क्लोराइड का एक अणुसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुसूत्र। तो याद रखना रासायनिक समीकरण यही है, इसी को रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। देखो परिभाषा में क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखना या प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो कि हमने उदाहरण में देखा है कि हमने पदार्थों को पहले प्रतीकों के रूप में लिखा है, ये आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एक अणुसूत्र बना रहे हैं। किसका? सोडियम क्लोराइड का। किसका बना रहे हैं भाई? सोडियम क्लोराइड का। अब हम आगे चलते हैं, इनके नोट लिखे हुए उनमें सबसे पहले देखो क्या नोट लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। किसको? कि जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, इस रासायनिक समीकरण के द्वारा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत बड़े रूप में व्यक्त की जाती है, उन्हें छोटे से छोटे रूप में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें उनका संक्षिप्त रूप कहा जाता है। यहाँ देखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम को उनके प्रतीक के रूप में लिखा Na, फिर लिखा क्लोरीन को Cl, यहाँ लिखा सोडियम क्लोराइड को क्या लिख दिया? NaCl। यदि हम क्या है इसकी पूरी रूपरेखा लिखना चाहें तो इसका क्या है, लिखने की जो क्या है सीमा है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, अर्थात इसको हम बहुत बड़े रूप में लिखते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण जब भी लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण क्या कर देता है, इनको संक्षिप्त रूप में प्रकट कर देता है, अर्थात इनको एक छोटे रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा नोट क्या कह रहा है, देखो रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते समय जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? बाईं ओर। जैसा कि कोई से भी उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ जब हमने क्या है एक रासायनिक समीकरण लिखा है, रासायनिक समीकरण के बीच में हमने क्या लगाया? तीर का निशान लगाया है। तीर के निशान के बाईं तरफ जो भी पदार्थ लिखे हुए वो हमेशा क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। अर्थात जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं। किधर लिखे जाते हैं भाई? बाईं ओर। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सुनना। रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थ, जब भी कोई रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो वहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थ हमेशा तीर के निशान के दाहिनी ओर लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? दाहिनी ओर, जिन्हें सदैव हम क्रियाफल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रियाफल। एक रासायनिक समीकरण में ये दोनों तो क्या कहलाएंगे? क्रियाकारक। क्या कहलाएंगे भाई? क्रियाकारक कहलाएंगे। जबकि इधर बड़ा जो उत्पाद है या जो क्या है पदार्थ है वो हमेशा क्या कहलाएगा? क्रियाफल। क्या कहलाएगा भाई? क्रियाफल, या इसको हम उत्पाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? क्रियाफल या उत्पाद। क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात बनते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो ये पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बने पदार्थ को ही हम क्रियाफल या उत्पाद के नाम से जान सकते हैं।
ये क्या है, प्रमुख 3 नोट थे रासायनिक समीकरण में। तो बहुत सी बार क्या है, आपको रासायनिक समीकरण में इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि क्रियाकारक क्या है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर लिखे हुए होते हैं। क्रियाफल किसे कहते हैं, याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो तीर के निशान के जो दाहिनी ओर लिखे जाते हैं उन पदार्थों को हमेशा क्रियाफल कहा जाता है या उसको उत्पाद के नाम से जाना जाता है। रासायनिक समीकरण का कार्य क्या है, रासायनिक समीकरण का मुख्य कार्य होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में प्रकट करना, अर्थात एक छोटे रूप में व्यक्त करना। इसीलिए कह सकते हैं ये 3 नोट हमें पूर्ण रूप से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब देखिए अगले बिंदु में चलते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें किन किन चरणों का क्या है ध्यान रखना जरूरी है। किन चरणों को ध्यान में रखते हुए रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम कहते हैं कि रासायनिक समीकरण में सदैव क्या होना चाहिए, क्रियाकारक जो भी क्रिया में भाग लेते हैं वो हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर होना चाहिए। अर्थात ये कहा जाता है कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिन्हें क्रियाकारक कहते हैं वो हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, तीर के निशान के बाईं ओर, जिसमें हमने पढ़ लिया कि क्रियाकारक है, अर्थात ये तीर के निशान के सदैव कहाँ रखे जाते हैं, बाईं ओर रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं भाई, बाईं ओर। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये पहला चरण होता है इसका मतलब रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें यही पता होना चाहिए कि क्रियाकारक कौन से और क्रियाफल कौन से हैं। ठीक है ना, तो बता सकते हैं क्रियाकारक कौन से होते हैं। जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो तीर के निशान के जो बाईं ओर के जो क्या है पदार्थ होते हैं वो हमेशा क्रियाकारकों के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा कह सकते हैं रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें ये पता लगता है कि याद रखना तीर के निशान जो नोक होती है, तीर के निशान की जो नोक होती है, ये नोक जो दिशा को व्यक्त कर रही है, अभिक्रिया कहाँ चल रही है, इस नोक की ओर जो पदार्थ बनता है वो हमेशा क्या कहलाता है, क्रियाफल कहलाता है। तो क्रियाफल को हमेशा दाहिनी तरफ और क्रियाकारक को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। दूसरे हम चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण के लिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखते समय क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों के बीच में जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, जो बन रहे हैं, बनने वाले को क्रियाफल, भाग लेने वाले को क्रियाकारक, उन क्रियाकारकों व क्रियाफलों के बीच में बराबर या फिर तीर का निशान लगाया जाता है। हमें पता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जैसे हम यहाँ कोई भी क्या है अभिक्रिया लिखें, जैसे मैंने यहाँ लिखा CaCO3, जब हमने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, क्या बना दिया, CaO प्लस क्या बना दिया, CO2। ये क्या है भाई, क्रियाकारक। क्या है भाई, क्रियाकारक। इसको हम क्या कहेंगे, क्रियाफल। क्या कहेंगे भाई, क्रियाफल। इधर के क्रियाफल और इधर के क्रियाकारक, इन दोनों के बीच में हमने कौन सा चिन्ह लगाया, तीर का निशान। कौन सा लगाया भाई, तीर का निशान। वैसे इस तीर के निशान को हम बराबर का चिन्ह नहीं मानते हैं, लेकिन कभी भी रासायनिक जब अभिक्रिया हम लिखते हैं तो उसके बीच में तीर का निशान इसलिए नहीं लगाते क्योंकि बराबर के चिन्ह से अभिक्रिया की दिशा का हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जबकि तीर की जो क्या है स्थिति है वो अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त कर देती है। जिधर तीर का नोक बना हुआ होता है वो अभिक्रिया उसी दिशा में चलती है। ठीक है ना, इसीलिए बराबर के स्थान पर इसमें हमेशा क्या लगा होता है, तीर का निशान। कहाँ लगा होता है, क्रियाकारकों व क्रियाफलों के बीच में। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते समय कि तत्वों के ऊपर जो भी संयोजकताएं होती हैं या तत्वों पर उपस्थित जो भी संयोजकताएं होती हैं उन्हें हमेशा उनके ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि मैंने यहाँ लिखा Na, यहाँ लिखा मैंने Cl, इस पर हमेशा संयोजकता प्लस की 1 होती है, इस पर संयोजकता माइनस की कितनी होती है, 1 होती है। कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं इनकी संयोजकताओं को इनके ऊपर लिख दिया जाता है।
दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, इसके ऊपर संयोजकता प्लस की कितनी होती है, 2 होती है, जबकि इस पर संयोजकता माइनस की कितनी होती है, 1 होती है। कि जितनी संयोजकता होती है उन संयोजकताओं को हमेशा उन पदार्थों, जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके ऊपर दाहिनी तरफ लिख दिया जाता है और प्लस माइनस के साथ लिखते हैं कि किस पर क्या है पॉजिटिव चार्जेज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्जेज आएगा। तो ये क्या करते हैं, उस पर व्यक्त कर देते हैं। अगले नियम की हम बात करते हैं। अगले नियम की बात करते हैं, क्या बात करते हैं सुनना, कि रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखते समय, क्या लिखते समय भाई, रासायनिक समीकरण लिखते समय याद रखना धनायनों को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर, जबकि ऋणायनों को कहाँ रखते हैं, दाहिनी ओर। देखिए मैग्नीशियम पर संयोजकता प्लस की 2 है, OH पर संयोजकता माइनस की कितनी है, 1 है, इसीलिए हमने OH को कहाँ रखा, दाहिनी ओर, जबकि Mg को कहाँ रखा हमने, बाईं ओर। Na पर संयोजकता प्लस की है, इसलिए इसको हमने कहाँ रखा, बाईं ओर, जबकि Cl पर संयोजकता माइनस की, इसलिए इसको हमने रखा कहाँ, दाहिनी ओर। और ये आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, उत्पाद बना देते हैं NaCl। यहाँ जब हम बनाएं तो क्या बना देते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। ये कैसे बने, ये अगले चरण में पढ़ते हैं। अगले चरण में क्या पढ़ते हैं सुनना, अगले चरण में पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखते समय जब अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना, कोई भी रासायनिक समीकरण हम लिख रहे हैं, जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो इनकी संयोजकताओं को सदैव एक दूसरे के नीचे बदल दिया जाता है। प्लस वाली संयोजकता होती है वो तो हमेशा कहाँ चली जाती है, माइनस वाले के नीचे। माइनस की संयोजकता कहाँ चली जाती है, प्लस के नीचे। इसीलिए ये माइनस है किसके नीचे आ जाएगा, Na के, ये प्लस किसके नीचे आ जाएगा, Cl के नीचे। लेकिन जहां एक संयोजकता होती है वहां कभी भी इनको प्रदर्शित नहीं किया जाता, इसीलिए डायरेक्ट रूप से हमने क्या लिखा, NaCl। क्या लिखा भाई, NaCl। आगे देखो मैग्नीशियम की संयोजकता है, इसको हम किसके नीचे लिखेंगे, OH के नीचे। OH के ऊपर संयोजकता है उसको हम किसके नीचे लिखेंगे, मैग्नीशियम के नीचे। तो बताइए धनायन को पहले लिखेंगे, लिखा Mg, OH के ऊपर संयोजकता कितनी है, 1, माइनस की कितनी है, 1, इसीलिए 1 को प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए हमने लिखा Mg। यहाँ देखो ये जटिल यौगिक है, O भी कैपिटल और H भी कैपिटल, इसीलिए इसके नीचे अगर ये 2 संयोजकता ले जाकर हम रखते हैं तो इनको हम पहले किस में डालते हैं, कोष्टक में। किस में डालते हैं भाई, कोष्टक में डाल देते हैं और कोष्टक में डालकर उसके बाद संयोजकता कितनी लगा देते हैं, 2। इसलिए इसका रासायनिक सूत्र क्या बना, MgOH का होल ट्वाइस। क्या बना भाई, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये नियम हो गया कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इनकी संयोजकताओं को सदैव एक दूसरे के नीचे बदल दिया जाता है। ठीक है, कोई समस्या? तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखते समय यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व बनने वाले उत्पाद या क्रियाफल जिनकी संख्या 1 से ज्यादा हो, कि वो 1 से अधिक संख्या में अभिक्रिया में क्या ले, भाग ले, तो याद रखना उनके बीच में सदैव प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। किसका चिन्ह लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह। देखिए यहाँ Na सोडियम और यह क्या है, क्लोराइड हो गया, क्योंकि इस पर क्या आ गया, माइनस। सोडियम और क्लोराइड दो क्या है, पदार्थ है, ठीक है ना, 2 परमाणु है, 2 भिन्न भिन्न परमाणु है, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं भाई, प्लस का लगाते हैं ना। यहाँ देखो मैग्नीशियम और क्या है, हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में क्या है, बीच में हमने किसका चिन्ह लगाया, प्लस का। लेकिन ये कब लगता है, जब इनकी संख्या 1 से ज्यादा होती है। जितने क्या है, याद रखना परमाणु भाग लेंगे, जितने पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे उन सब के बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, प्लस का। तो इसलिए कहा जब क्रियाकारक 1 से ज्यादा हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि बने जब क्या है पदार्थ, जब अभिक्रिया संपन्न होती है उसके पश्चात बने पदार्थों की संख्या जब 1 से ज्यादा होती है, जैसे क्रियाफल है ये और ये 1 से ज्यादा है, एक क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है, एक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए दोनों क्रियाफलों के बीच में किसका चिन्ह लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं।
तो ये भी याद रखने योग्य बात है। क्या है नियम कि रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिक्रिया में जब भाग लेने वाले क्रियाकारक व क्रियाफलों की संख्या एक से ज्यादा होती है तो उनके बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह व्यक्त कर दिया जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखते समय समीकरण जब भी लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण में दोनों ओर के अणु की संख्या जब समान नहीं होती है, ठीक है ना, जब दोनों ओर के क्या है परमाणु की संख्या समान नहीं हो, किन किन की, जो क्रिया में भाग ले रहे हैं क्रियाकारक, जो बन रहे हैं क्रियाफल, उन दोनों की क्या है परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, तो उन परमाणु की संख्या को हम क्या करते हैं सही रूप से प्राप्त करने के लिए, अर्थात उन्हें बराबर मात्रा में प्राप्त करने के लिए, अर्थात उनकी क्या है संतुलित करने के लिए हम किसी भी छोटी से छोटी संख्या से उन्हें क्या करते हैं पीछे से गुणा कर लेते हैं। वेरी मोस्ट पॉइंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिट एंड ट्रायल विधि इसे कहते हैं। वैसे अंग्रेजी की बात करें तो हिट का मतलब तो होता है चोट मारना, ट्रायल का मतलब क्या होता है कोशिश करना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं जो भी क्रियाकारक या जो भी बने हुए उत्पाद उन पर हम क्या करते हैं अंकों की चोट मारते हैं ताकि दोनों ओर के परमाणु क्या हो जाए बराबर हो जाए। इसका मतलब जब दोनों ओर के परमाणु बराबर हो जाएंगे तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण के नाम से जानने लगे जाते हैं, अर्थात वही समीकरण हमेशा संतुलित समीकरण के नाम से व्यक्त किया जाता है। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में जब दोनों ओर के क्या है अणु या परमाणु की संख्या जब समान नहीं होती है तो उन्हें किसी भी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करके उन्हें संतुलित कर दिया जाता है। इस प्रकार किसी भी क्या है रासायनिक समीकरण में दोनों ओर के परमाणु को संतुलित करने की जो विधि होती है वो विधि हमेशा हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जानी जाती है। इसके नाम से हिट एंड ट्रायल विधि। आप इधर देखिए, जैसे हमने ये बनाया है Mg+OH, ठीक है, MgOH का आउटवाइज बन गया। हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण लेकर हम पढ़ते हैं। देखो प्लस यहाँ बात करते हैं H2। जब इनकी हम बात करते हैं तो देखिए नाइट्रोजन को जब हम किससे क्या क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना देते हैं NH3, अमोनिया गैस बना देते हैं। क्या बना देते हैं भाई अमोनिया गैस बना देते हैं। अब हम देखते हैं कि इधर नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं एक, इधर नाइट्रोजन का परमाणु कितना है, इधर नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं दो, इधर नाइट्रोजन का परमाणु कितना है एक, ठीक है ना। इसीलिए इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए कितने लगा देते हैं दो लगा देते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन को हमने 2 से गुणा किया तो कितने परमाणु हो गए 2 परमाणु हो गए। इधर भी नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं 2 परमाणु हैं। अब हम देखते हैं इधर हाइड्रोजन के 3 दूनी कितने हो गए 6, इधर कितना है 2, इसलिए इसको हम कितने से गुणा कर रहे हैं 3 से, तो इधर भी कितने हो गए 3 दूनी 6। तो कहने का मतलब रासायनिक समीकरण जब संतुलित नहीं होते हैं या अर्थात कह सकते हैं दोनों के परमाणु जब बराबर नहीं होते हैं तो उस समीकरण को कभी सही नहीं माना जाता। इसीलिए हम क्या करते हैं उस रासायनिक समीकरण को किसी भी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करके क्या कर देते हैं भाई संतुलित कर देते हैं। इसीलिए ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं तथा इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जान सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था एक क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था देखो कि रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या है बनती है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं जितने भी अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनका कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों या क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है क्रियाफलों के बराबर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान सदैव क्या रहता है संरक्षित रहता है। जब द्रव्यमान संरक्षित रहता है तो उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा कहते हैं भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम फिर से सुनना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है न तो द्रव्यमान को हम नष्ट कर सकते हैं
ना ही हम उस द्रव्यमान को और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम द्रव्यमान को और ज्यादा प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर सकते, उसको नष्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसीलिए कह सकते हैं नहीं तो उसको हम और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं उनको हम क्या कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। अतः ऐसे जब भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो क्रियाकारक व क्रियाफलों के हमेशा द्रव्यमान सदैव क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है, जितने भी क्या है क्रियाकारक अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का बना होता है। अर्थात संपूर्ण अभिक्रिया में जितने समय में क्या है ये अभिक्रिया पूर्ण होती है, संपूर्ण अभिक्रियाओं में याद रखना उनका द्रव्यमान संरक्षित बना रहता है। अर्थात उसके द्रव्यमान को हम नष्ट नहीं कर सकते जब द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसीलिए इस नियम को हमेशा द्रव्यमान संरक्षण नियम के नाम से जाना जाता है। याद रखना द्रव्यमान संरक्षण का नियम से परीक्षा में पूछा जा सकता है। लगभग परिभाषा पूछे तो कितने नंबर की पूछ सकता है, 1 नंबर की, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या है भाग लेने वाले क्रियाकारक व बनने वाले उत्पादों का जो क्या है परमाणु द्रव्यमान होता है वो सदैव क्या रहता है, समान बना रहता है। अर्थात एक संपूर्ण अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो नहीं तो उसका द्रव्यमान हम नष्ट कर सकते हैं, नहीं और ज्यादा उसको प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उनका द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, संपूर्ण अभिक्रिया में संरक्षित बना रहता है। इसीलिए इसको हमेशा द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अभी पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय किन किन बातों पर ध्यान देते हैं। तो एक नियम का जरूर आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण लिखते समय हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु को छोड़कर कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उसमें अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है तो उनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु को छोड़ दें। किसको संतुलित करें, अन्य परमाणु को। तभी हम रासायनिक समीकरण को सही तरीके से संतुलित कर सकते हैं। यदि हमने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को पहले संतुलित करने की कोशिश की तो याद रखना रासायनिक समीकरण संतुलित करना आसान नहीं होकर कठिन हो जाएगा। भाई संतुलित तो कर देंगे लेकिन वो आसानी से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये देखा ना। यहाँ देखो हाइड्रोजन परमाणु को हमने छोड़ा, पहले किसको देखा, नाइट्रोजन को। इसको देखा भाई नाइट्रोजन को। यहाँ नाइट्रोजन के परमाणु कितने थे, 2। यहाँ कितना था, 1, इसलिए हमने कितने से गुणा कर दिया, 2 से। अब आसान हो गया, हाइड्रोजन के 3 जोड़े कितने हो गए, 6। यहाँ 2 थे तो 3 से गुणा कर दिया। इसका मतलब आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु को छोड़कर अन्य परमाणु को पहले संतुलित किया जाता है। अगले क्या है नियम की हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण में यदि कोई क्रियाकारक जटिल अवस्था में पाया जाता है तो उनके नीचे संयोजकता व्यक्त करते समय, मान लो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, जैसे कि ये पढ़ा था मैग्नीशियम, ठीक है ना। और मैग्नीशियम के साथ हमने क्या किया था, OH, यह था ना। ऐसे हम ले लेते Cu प्लस क्या कर देते हैं, SO4, ठीक है। ऐसे हम कर देते हैं Fe प्लस क्या कर देते हैं, SO4। यदि हम इसके ऊपर संयोजकता कितनी दर्शा दें, 2, इस पर संयोजकता माइनस की कितनी होती है, 1, इस पर संयोजकता हम प्लस दर्शा दें, ठीक है ना। तो यहाँ हम +2 करते हैं और यहाँ माइनस की कितनी कर देते हैं, 2। वैसे कॉपर संयोजकता 1 भी दर्शाता है, कॉपर हमेशा परिवर्तनशील संयोजकता व्यक्त करता है। यह कॉपर +1 व +2 दोनों संयोजकताएं व्यक्त करता है। यदि हम इसकी बात करें तो इस पर हम कर दें Fe+3 और यहाँ कर दें -2। हमें पता है कि Fe संयोजकता Fe+2 भी व्यक्त करता है, कि Fe की अगर संयोजकता आप देखेंगे तो ये +2 संयोजकता भी व्यक्त करेगा और Fe हमेशा +3 संयोजकता भी। तो हम ये लेके चल रहे हैं। अगर कम है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, पीछे पढ़ा था अस, और ज्यादा है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, 1। क्या लगाते हैं भाई, 1। नाम लिखते समय ऐसे ध्यान रखना। हम जैसे ही क्या है इसको क्या है समीकरण को पूरा करें, इस अभिक्रिया को संपूर्ण करें, तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण लिखते समय इनकी संयोजकताओं को एक दूसरे के नीचे बदल दिया जाता है।
अगर अनुपात सरल बन सकते हैं 3:2, इसको सरल बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इससे छोटा अनुपात नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्यों? अगर 2 का भाग 2 में देते हैं तो चला जाता है, लेकिन 3 में पूरा नहीं जाता। 3 का भाग 3 में जाता है, लेकिन 2 में नहीं जाता। इसका मतलब सरल अनुपात कितना रहता है? 3:2। हमने सबसे पहले घनाई को कहाँ लिखा? बाईं ओर लिखा। संयोजकता कितनी लगाएंगे? 2। ये एक सरल परमाणु है। क्यों? क्योंकि यह एक ही तत्व के प्रतीक को व्यक्त कर रहा है, आयरन, ठीक है ना। यहाँ देखो ये सल्फर भी कैपिटल एस, ऑक्सीजन का जो क्या है प्रतीक वो भी कैपिटल ओ, SO4। इसका मतलब ये जटिल यौगिक है, और जटिल यौगिक के क्या है याद रखना, नीचे संयोजकता व्यक्त करते हैं तो पहले इस जटिल यौगिक को हम किस में डालते हैं? कोष्टक में। इसमें डालते हैं, कोष्टक में डाल देते हैं, और कोष्टक के बाहर क्या करते हैं? इनकी संयोजकता व्यक्त कर देते हैं। कितनी है? 3। तो बदल के लिखना था, 3 को कहाँ ले जाना था? SO4 के नीचे, 2 को कहाँ लाना था? Fe के नीचे। इसीलिए क्या है, ये नियम ये कहता है कि रासायनिक समीकरण में यदि कोई क्रियाकारी जटिल अवस्था में पाया जाए, कौन सी अवस्था में? जटिल अवस्था में, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा परमाणु हो, तो उसके नीचे अगर हम संयोजकता व्यक्त करते हैं तो उसके नीचे संयोजकता व्यक्त करने से पहले सबसे पहले उन्हें किस में डाल देते हैं? कोष्टक में। इसमें डाल देते हैं कोष्टक में, और कोष्टक के बाहर फिर क्या करते हैं? उनके नीचे संयोजकता लगाई जाती है, ठीक है। अगले चरण की बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारकों व उत्पाद की भौतिक अवस्था को बताने के लिए, भौतिक अवस्था समझते हो, पढ़ा था भौतिक परिवर्तन में कि मुख्य रूप से क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। 9th क्लास में पढ़ा है। भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो पहली ठोस, दूसरी कौन सी होती है? द्रव, तीसरी कौन सी होती है? गैस, चौथी कौन सी होती है? प्लाज्मा, पांचवी होती है BEC, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। कितनी अवस्थाओं की? 3 की, ठोस, द्रव और गैस। यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में, तो उसके लिए हम लिखते हैं S, सॉलिड लिखते हैं। यदि कोई चीज द्रव अवस्था में है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नीचे G लगाते हैं। यदि कोई वस्तु कौन सी अवस्था में है? गैस, अच्छा सॉरी, द्रव के लिए हम क्या लगाते हैं? L, लिक्विड लगाते हैं। द्रव के लिए क्या लगाते हैं? लिक्विड लगाते हैं। और गैस के लिए हम क्या लगा देते हैं? G लगा देते हैं। अब अगर कोई भी रासायनिक समीकरण दे रखा है, यदि कोई क्रियाकारक क्या है उसमें भाग ले रहा है और उसमें क्या है? S लगा हुआ उसके नीचे, तो हम मान लेंगे कि वो पदार्थ कैसा है? सॉलिड है। कैसा है भाई? सॉलिड, ठोस अवस्था में। L लगा हुआ है तो वो कौन सी अवस्था में? द्रव में। G लगाया है तो कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जब शक्कर को पानी में मिला दें, नमक को पानी में मिला दें, तो हम कहते हैं शक्कर व पानी का मिश्रण, या कह सकते हैं नमक व पानी का मिश्रण। यदि कोई मिश्रण बना हुआ है तो उसे व्यक्त करने के लिए, कोई भी जब मिश्रण बना होता है उस मिश्रण को व्यक्त करने के लिए हम क्या लगाते हैं? A और Q। अगर किसी के नीचे AQ लिखा हुआ है तो आप ये मान लेना वो मिश्रण है। क्या बना हुआ भाई? मिश्रण, जिसमें एक से ज्यादा पदार्थ मिले हुए होते हैं, जो घुलनशील है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसके लिए हम क्या करते हैं? AQ व्यक्त करते हैं। तो ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारकों व उत्पादों की अवस्थाओं को बताने के लिए उनके नीचे क्या लगा देते हैं? सॉलिड के लिए S, ठीक है ना, द्रव के लिए L, गैस के लिए G, और मिश्रण जब बन गया तो उसके लिए क्या लगा देते हैं? AQ लगा देते हैं। अगली क्या है? चरण की बात करते हैं, अगले चरण में चलते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते समय यदि अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय। कैसी होती है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है? जो दोनों दिशाओं को व्यक्त करती है। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ लेकर देखते हैं एक रासायनिक समीकरण। यहाँ लिखा मैंने Na प्लस क्या लिखा? Cl। यहाँ क्या बना दिया मैंने? NaCl। हमें पता है ये दोनों मिलते हैं, क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब सोडियम क्लोराइड को हम जल में डाल दें तो पुनः किसमें आ जाता है? Na प्लस Cl। तो ये क्या करते हैं? जैसे ही क्या करते हैं आपस में इन चीजों को बनाते हैं तो इनके बीच जो तीर का निशान लगा होता है वो ये लगा होता है। ऐसा अगर तीर का निशान लगा है तो ये दोनों दिशाओं को इंगित करता है। इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उत्क्रमणीय। कौन सी कहते हैं? उत्क्रमणीय।
यदि अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है तो उसके लिए केवल एक ही तीर का निशान, जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार संपन्न होती हैं उसके पश्चात क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उनके बीच जो चिन्ह लगा हुआ है ये लगा हुआ, ये अनुत्क्रमणीय को व्यक्त करता है और ये चिन्ह हमेशा उत्क्रमणीय को व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो इन चिन्हों से हम पहचान लेते हैं। अगर ये चिन्ह लगाकर आपको पूछ रहा है ये कौन सी अभिक्रिया, तो हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय है। अगर ये चिन्ह लगाकर आपको क्या अभिक्रिया पूछ रहा है तो हम कहेंगे उत्क्रमणीय, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में चल रही है। क्रियाकारकों से क्या बन रहे हैं, क्रियाफल, और क्रियाफलों से क्या बन जाते हैं, क्रियाकारक। इसलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए क्या करते हैं, दोनों ओर के तीर के निशान लगा दिए जाते हैं। ठीक है, अगले चरण की बात करते हैं कि आपने बहुत सी बार देखा होगा कि कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उस पर लिखा है जैसे 493 केल्विन, 773 केल्विन, ये क्या होते हैं, याद रखना ताप होते हैं। बहुत सी जगह लिखा होता है 200 ATM, 300 ATM, याद रखना ये क्या होते हैं, दाब होते हैं। बहुत सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं जब उसको ताप दिया जाता है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है तब संपन्न होती है जब उसको दाब दिया जाता है। तो उसे ताप और दाब को क्या करते हैं, याद रखना तीर के निशान के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण ले लो कि यहाँ लिखा मैंने NH3 अमोनिया, और अमोनिया वाली अभिक्रिया संपन्न हुई तो क्या बना, N2 और क्या बना अपना से H2, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूट गया। ये अभिक्रिया कौन सी है, उत्क्रमणीय है भाई, दोनों दिशाओं में चल सकती है। हमें पता है N2H2 मिलके क्या बना देते हैं, NH3 को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बन जाते हैं, N2 और H2। इसके ऊपर क्या है लिखा होता है 773 केल्विन, ये क्या कहलाता है, इसका ताप। इस पे लिखा होता है 200 ATM दाब। ये कंडीशन हो जाती है कि इसको क्या करते हैं 200 ATM दाब पर 373 केल्विन ताप पर क्या करें, गर्म करें। क्या कहा जा रहा है भाई कि जब अमोनिया को 373 के क्या है 200 ATM दाब पर, कौन से ATM दाब पर, 200 ATM दाब पर 773 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए तो ये किसमें टूट जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। इसीलिए इनके ताप और दाब, ये ताप है और ये दाब, इनके तीर के निशान के ऊपर लिखे हुए होते हैं, अर्थात उनके ऊपर लिख दिए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण में अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो याद रखना क्रियाकारकों में याद रखना प्लस चिन्ह के रूप में ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, और यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तब तो, और अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो याद रखना जब भी क्रियाफल बनते हैं उसमें ऊष्मा को माइनस चिन्ह से व्यक्त कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ N2 ठीक है ना प्लस H2, यहाँ ले लेते हैं, देखो यहाँ लिखा मैंने N2 प्लस क्या लिखा H2, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं अमोनिया NH3, ठीक है ना। जैसे ये NH3 बनाते हैं तो NH3 बनाने के पश्चात क्या करते हैं, ये कुछ मात्रा में ऊर्जा कहाँ निकालते हैं, बाहर, लगभग कितनी 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। एक मोल जब उसका अणु टूटता है तो याद रखना वो 10.5 किलो कैलोरी ऊर्जा कहाँ निकाल देता है, बाहर। यहाँ देखो प्लस चिन्ह ये कह रहा है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं तो याद रखना इसमें से ऊर्जा कहाँ निकल आती है, बाहर निकल आती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी के लिए हम कह सकते हैं कि जब यहाँ देखते हैं N2 प्लस O2 ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, NO नाइट्रोस ऑक्साइड बनाते हैं ना, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें क्या है प्लस के स्थान पर क्या लगा होता है माइनस, और लगभग कितना 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा क्या करता है, ये नष्ट करता है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि जब N2 और O2 क्रिया करके ये बनाए तो उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये 21.6 किलो कैलोरी ऊर्जा जब उसको दी जाए तो याद रखना उनके परमाणु टूट के क्या बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यहाँ ऊष्मा नष्ट हो रही है, अर्थात अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा दी जा रही है। यहाँ अभिक्रिया होते समय ऊर्जा कहाँ निकल रही है, बाहर। जहाँ ऊर्जा बाहर निकलती है वो हमेशा कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। ये तो अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऊष्माक्षेपी।
ये कौन सी होगी? ऊष्माशोषी। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अगर चिन्ह आपको दिए हुए हैं तो आप रासायनिक समीकरण में पहचान लेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। अगली बात करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना, याद रखना कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, मान लो किसी भी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए क्या करते हैं, उस तीर के निशान के ऊपर डेल का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ लिखा डेल का चिन्ह लगा दिए, तीर का निशान है, यहाँ डेल का चिन्ह लगा हुआ है, तो याद रखना ये डेल का चिन्ह किसको इंगित करता है? ताप को। किसको इंगित करता है? ताप को इंगित करता है। तो ये ताप अपघटनीय अभिक्रिया में देखा है, ठीक है ना। ताप अपघटनीय अभिक्रिया में क्या है, याद रखना, इससे डेल के चिन्ह से ताप को इंगित किया जाता है। तो ये थे, ठीक है ना। एक पॉइंट और है, क्या है देखो, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लगा दिया जाता है। जो उत्प्रेरकों में आपने पढ़ लिया था, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उनके ऊपर हम उत्प्रेरकों का नाम लिख देते हैं। जैसे आपने सुना था कि स्टार्च जब माल्टोज में टूटता है तो उसके ऊपर हमने क्या लगाया था? टाइलिन। ठीक है, ऐसे क्या था, आपने एक उदाहरण लिया था H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जल व ऑक्सीजन में टूटता है तो उस पर निकल या पैलेडियम, ठीक है ना, जैसे उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं, तो उनको उसके ऊपर लिख देते हैं जो उत्प्रेरक में आपने पढ़ लिया था। ठीक है ना, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, एक बार उत्प्रेरक को पुनः देखना, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तीर के निशान के ऊपर जो भी क्या है पदार्थ लिखे हुए हैं वो क्या है? उत्प्रेरक है, साफ साफ उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उत्प्रेरकों को क्या करते हैं, उसके तीर के निशान के ऊपर लगा दिया जाता है। सुनो, बहुत से विद्यार्थी क्या है, आलसीपन में होते हैं। आलसीपन में होने का मतलब है कि याद रखना, वो ये देखते हैं कि आज का जो क्या है, जो टॉपिक है या आज का जो वीडियो है उसको हम कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कल के चक्कर में क्या है, आपके पास इतने वीडियो एकत्रित हो जाएंगे कि आप किसी भी वीडियो को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब प्रत्येक वीडियो को जिस दिन अपलोड किया जाए उसी दिन सही तरीके से पूर्ण रूप से आप पढ़ें, अर्थात उनको देखें, ताकि आपके पास वो मैटर इकट्ठा नहीं हो और आपका भार धीरे धीरे कम होता चला जाए। वरना आलसीपन में तो आलसीपन ही होता है, फिर आप आलसीपन में ही बने रहेंगे और आपका अध्ययन वहीं पर बाधित हो जाएगा। इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य किसी काम का नहीं होगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। अब चलते हैं इस रासायनिक समीकरण की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण की विशेषताओं में दे रखा है, देखो, रासायनिक समीकरण से क्रियाकारक में उत्पाद के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि अणु की संख्या व द्रव्यमान। निकालते हैं ना, बताइए, जब ये भाग ले रहे हैं तो बताइए कितने समीकरण को संतुलित कर दीजिए। यहाँ कितने लगा दें? 2। हमने पढ़ा है कि 2 नाइट्रोजन के परमाणु 2 ऑक्सीजन के परमाणु से क्रिया करके क्या बनाता है? NO बनाता है। तो बताइए, परमाणु का पता लग गया। यदि हमें परमाणु का पता लग गया तो याद रखना उसके द्रव्यमान का भी हमें पता लगे जाएगा। तो ये यही कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से क्रियाकारक एवं उत्पाद की जानकारी प्राप्त होती है, या उत्पाद के बारे में उनके अणु की संख्या या उनके द्रव्यमान की क्या है, पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब हम इससे द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, जो हमने आपको पहले बता दिया था। अगला बिंदु है, पदार्थों के भौतिक अवस्था की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। आपने देखा है S लिखा है सॉलिड, L लिखा है लिक्विड, G लिखा है गैस, AQ लिखा है तो क्या है? मिश्रण। इसका मतलब उनके नीचे वो चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात उनकी अवस्थाओं का भी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला बिंदु कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक परिस्थितियों। आपने पढ़ा ताप, दाब, ठीक है ना, उत्प्रेरक, जो उनके तीर के निशान के ऊपर हम क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। यहाँ ताप लगा दिया, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा था कि उसके ऊपर हमने क्या लिखा था भाई, बताओ क्या लिखा था? ताप के बारे में पता लग गया। उत्प्रेरक और दाब, 200 ATM दाब लिखा था, अभी मिटा दिया इसको। 200 ATM दाब कह सकते हैं, 773 केल्विन कह सकते हैं, 393 केल्विन कह सकते हैं, 300 ATM कह सकते हैं, जो तीर के निशान के ऊपर लगा देते हैं। तो ATM में दाब, ठीक है ना, केल्विन में क्या हो जाता है? ताप, उसकी हमें क्या है आसानी से क्या है गणना प्राप्त हो जाती है। और उत्प्रेरक उसके ऊपर लिखे होते हैं, उत्प्रेरकों का भी हमें पता लगे जाता है।
अगली विशेषता के लिए कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, उसका भी हमें पता लगे जाता है। यदि तीर के निशान एक ही दिशा वाला है, ऐसा है, तो याद रखना अभिक्रिया कौन सी है, अनुत्क्रमणीय। और यदि तीर का निशान ऐसे लगे हुए, तीर के निशान दोनों इंगित हो रहे हैं, तो आप मान लीजिए वो अभिक्रिया कौन सी है, उत्क्रमणीय। इसका मतलब क्रियाकारकों से क्या बन रहे हैं, क्रियाफल, क्रियाफलों से क्या बन रहे हैं, क्रियाकारक, इसलिए इसको हम कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह सकते हैं। तो तीर के निशान से क्या है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का हमें पता लगे जाता है। अगला कहते हो अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी उनका भी पता लग जाता है। अभी आपको बता दिया अभिक्रिया कौन सी है, उष्माक्षेपी, क्योंकि यहाँ ऊर्जा प्लस के साथ आ रही है, किसमें, क्रियाफलों में। यहाँ उष्मा या ऊर्जा माइनस में आ रही है, किसमें, क्रियाफलों में। इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय और ये कौन सी है, उष्माक्षेपी, सॉरी ये उष्माक्षेपी और ये कौन सी, उष्माशोषी। ठीक है ना, यहाँ उष्मा ग्रहण की जा रही है या उष्मा बाहर निकल रही है, उष्मा बाहर निकलने के कारण उष्माक्षेपी, उष्मा ग्रहण करने के कारण उष्माशोषी। ठीक है, ये विशेषताएं थी रासायनिक समीकरण की। अब रासायनिक समीकरण की हल्की सी कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या सीमाएं, देखो पहली सीमा है रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि कितने परमाणु भाग ले रहे थे, कितने परमाणु टूट के उत्पाद बना दिए, ठीक है ना, कितने परमाणु अभी बाकी है जो टूटेंगे उत्पाद बनाएंगे। इसका मतलब हमें उनका पूर्ण क्या है, जानकारी प्राप्त करने का क्या नहीं मिलता, अवसर नहीं मिल पाता है, अर्थात हम उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। अभिक्रिया कब तक चलती रहेगी, कब तक उनके अणु टूटते रहेंगे, कब तक वो क्या है नए पदार्थों में क्या है बनते हुए चले जाएंगे या उत्पादों में बनते हुए चले जाएंगे। इसका मतलब उस अभिक्रिया के लिए क्या है, उनकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसीलिए पॉइंट कहता है रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, ये इसकी सीमा है। दूसरी सीमा क्या हो सकती है कि रासायनिक समीकरण से क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता के बारे में भी पता नहीं लगे पाता। सांद्रता समझते हो, सांद्रता का मतलब होता है कि कुछ पदार्थ अधिक ज्वलनशील होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि तेजाब या कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जब बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है तो वो याद रखना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील होने का मतलब उसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए हम उसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है ना, याद रखना पानी की मात्रा लेकर उसमें थोड़े थोड़े रूप में क्या करते हैं, H2SO4 को मिला देते हैं, कुछ समय पश्चात धीरे धीरे क्या है उसकी कम मात्रा अधिक जल में मिलाते हैं, ताकि उसकी सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब ये तो पता है कि इसकी सांद्रता को हम कम कर रहे हैं, पानी में हम क्या मिला रहे हैं, अम्ल मिला रहे हैं, ज्वलनशील पदार्थ को किस में मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, लेकिन कितनी मात्रा में उसकी क्या सांद्रता घट रही है उसका हमें पता नहीं लगे पाता। इसलिए रासायनिक समीकरण के दौरान पदार्थों की सांद्रताओं का हमें पूर्ण पता नहीं लगे पाता। तो ये पॉइंट था अपना आज का रासायनिक समीकरण। अब हम नए पॉइंट के साथ अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, मैं आज के टॉपिक को यही समाप्त करता हूँ। ओके।